जब घड़ियाल रात के 12 बजाएगा और दुनिया सो रही होगी, यही वो साथ होगी जब भारत आजादी का सांस ले रहा होगा। तारीख में वो लम्हा कभी कभार आता है जब दबा कर रखी गई एक कौम पुराने दौर से नए दौर में दाखिल होती है और अपनी आवाज बुलंद करती है। ये अल्फाज हैं दोस्तों भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो उन्होंने 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 की रात भारत की दस्तूर साज असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अदा की। ये रात हिंदुस्तान की तारीख की अहम तरीन रात थी, क्योंकि इसकी सुबह भारत की आज़ादी की शक्ल में तुलू होना थी। उस रात की सुबह कैसी थी? पाक भारत आज़ादी की तारीखें क्यों बदली हुई हैं? भारतीयों ने आज़ादी के बाद भी एक अंग्रेज गवर्नर जनरल की जय जयकार क्यों की? सेकुलर नेहरू ने आज़ादी से पहले हिंदू मत का लिबादा क्यों ओढ़ लिया था? मैं हूं फैसल वराइच और देखो सुनो जानो कि इस तारीखी वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे। माय क्यूरियस फेलोज, 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान और भारत दोनों की तारीख में इंतहाई अहम है। उस रोज रात को 12 बजे दोनों ममालिक को बरतानवी सल्तनत से आज़ादी मिलना थी। 3 जून 1947, 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत हिंदुस्तान को पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया था। 14 अगस्त की रात 12 बजे तारीख बदलते ही यानी 15 अगस्त शुरू होते ही दोनों मुल्कों को आज़ादी मिल जाना थी। लेकिन यह मुकम्मल आज़ादी नहीं थी, इसमें एक कानूनी गुत्थी मौजूद थी जिसे अभी दोनों मुल्कों ने सुलझाना था। वो ये कि पाकिस्तान और भारत को बरतानिया के तहत डोमिनियंस का स्टेटस दे दिया गया था, मतलब रियासत का कंट्रोल दे देने का फैसला कर लिया गया था। कानूनी तौर पर यूं समझें कि बज़ाहिर तो वो आज़ाद थे, लेकिन इन मुल्कों के आईनी सरबराह का ओहदा अभी बरतानवी बादशाह जॉर्ज 6, जो कि मौजूदा बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ II के वालिद थे, उनके पास रहना था। यानी जैसे आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की आईनी सरबराह बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ II हैं, उसी तरह उस वक्त आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान और भारत के आईनी सरबराह जॉर्ज 6 को, किंग जॉर्ज 6 को होना था, उस वक्त तक जब तक कि इन दोनों ममालिक का आइन नहीं बन जाता। ताहम आइन बनने के बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट का ओहदा तख्लीक कर सकते थे और जॉर्ज 6 की जगह अपना नया आइनी सरबराह बना सकते थे। ये इख्तियार दोनों ममालिक के पास था। ताहम ऐसा होने तक पाकिस्तान और भारत ने आर्जी तौर पर बरतानवी बादशाह जॉर्ज 6 को ही अपना आइनी सरबराह तस्लीम करना था। अब दोनों ममालिक में बरतानवी बादशाह की नुमाइंदगी गवर्नर जनरल ने करना थी, क्योंकि इससे पहले भी जॉर्ज 6 11 बरस से बरतानिया के बादशाह थे, लेकिन एक बार भी वो हिंदुस्तान नहीं आए थे। उनकी जगह वायसराय, जिसे वो कहा करते थे, वो उनके नुमाइंदे के तौर पर हुकूमत करता था। अब उनकी जगह गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान और भारत का इंतजाम देखना था आइन बनने तक। लेकिन गवर्नर जनरल के तकर्रुर में ही कुछ ऐसे मामलात हुए जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की तारीख बदल दी, बल्कि इनकी आज़ादी की डेट्स भी अलग अलग हो गई। अब ये कैसे हुआ? माय क्यूरियस फेलोज, जब हिंदुस्तान की तकसीम का हतमी फैसला हो गया, 15 अगस्त की तारीख भी तय पा गई और बाज़ाहिर लग रहा था कि हिंदुस्तान के आखिरी अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत दोनों के मुश्तरका गवर्नर जनरल बन सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद गवर्नर जनरल बनने का फैसला किया। वो दरअसल आज़ादी की तारीख के बाद एक दिन के लिए भी किसी अंग्रेज़ को पाकिस्तान का सरबराह तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। इसकी एक और वजह यह भी थी कि लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की बहुत ज़्यादा दोस्ती की वजह से कायदे आज़म को अंग्रेज़ गवर्नर जनरल की नीयत पर भरोसा नहीं था। तो ऐसे ही शकूक व शुबहात की वजह से कायदे आज़म ने खुद गवर्नर जनरल बनने का फैसला किया। दूसरी तरफ नेहरू और कांग्रेस पार्टी आइन की तैयारी तक लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाने पर तैयार हो गए। यानी अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले थे। ताहम माउंटबेटन परेशान थे कि अगर वो 15 अगस्त को तकरीर करने कराची चले गए तो दिल्ली में उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब अधूरी रह जाएगी। ये तकरीब बहुत धूमधाम से होना थी। लॉर्ड माउंटबेटन वैसे ही धूमधाम और प्रोटोकॉल के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब के एक एक इंतज़ाम की तफसील खुद मालूम की थी और इस हवाले से वो बहुत एक्साइटेड थे, पुरजोश थे। इस तकरीब को किसी भी बदमज़गी से बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला किया।
उन्होंने फैसला किया कि वो आज़ादी से एक रोज़ पहले 14 अगस्त को ही कराची जाएंगे और पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से खिताब करके शाम तक भारत में दिल्ली में वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बल्कि वो 2 रोज़ पहले 13 अगस्त को ही कराची पहुंच गए। अगले रोज़ 14 अगस्त को वो कायदे आज़म के साथ गाड़ियों के काफिले में गवर्नमेंट हाउस यानी मौजूदा गवर्नर हाउस कराची से रवाना हुए। उनकी मंजिल सिंध असेंबली की मौजूदा इमारत थी, जो उस वक्त पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी थी। अगली गाड़ी में कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना बैठे थे और पिछली गाड़ी में लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी अहलिया थी। उनके साथ प्रोटोकॉल की दीगर गाड़ियां भी थीं। कराची के हजारों शहरी सड़क के दोनों तरफ कतार दर कतार खड़े थे और गाड़ियों के काफिलों की जानिब हाथ हिला रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन सिंध असेंबली पहुंचे और वहां एक रवायती सा उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान के लिए उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बरतानिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और कुछ दीगर रस्मी बातें करके वो कराची से रुखसत हुए और 14 अगस्त की शाम को ही दिल्ली पहुंच गए। यानी उन्होंने रस्मी तौर पर पाकिस्तान की सरबराही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हैंड ओवर करने की कार्रवाई एक रोज़ पहले ही अंजाम दे दी, 15 अगस्त से। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन 15 अगस्त के बजाय एक रोज़ पहले 14 अगस्त ही को मनाता है, क्योंकि उसी रोज़ हुकूमत की रस्मी तब्दीली हो गई थी। तो दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन अब दिल्ली वापस पहुंच चुके थे, जहां की आवाम बेताबी से आज़ादी की सुबह तुलू होने की मुंतज़िर थी। ताहम आज़ादी का सूरज निकलने से पहले एक और ड्रामाई सी तब्दीली आ गई। भारत के लादीन और ख़ुद को एथीस्ट कहने वाले लीडर जवाहरलाल नेहरू ने माथे पर तिलक लगवा लिया और हिंदू अकायद के मुताबिक मजहबी रसूमात भी अदा करना शुरू कर दी। ये काया पलट कैसे हुई? हुआ ये कि 14 अगस्त की शाम को 2 हिंदू पंडित अपने साथ हिंदू मजहब की मुतबर्रक अशिया लेकर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के घर 17 यार्क रोड आ गए। ये वाज़ेह नहीं कि नेहरू ने उन्हें बुलवाया था या वो अपनी मर्जी से आए थे। बहरहाल जब जवाहरलाल नेहरू को उनकी आमद का इल्म हुआ तो वो फौरन उनसे मिलने चले आए। हिंदू पंडितों ने उन्हें एक सफ़ेद रेशमी शाल ओढ़ाई और उनके माथे पर हिंदुओं की मुकद्दस राख, जिसे भभूत कहा जाता है, वो मली और तंजूर नदी का मुकद्दस पानी भी उन पर छिड़का। नेहरू ने पंडितों की किसी भी रस्म पर कोई एतराज़ नहीं किया। माय क्यूरियस फेलोज, बज़ाहिर आम सी ये रस्म एक गैर मामूली पैगाम बन गई। पैगाम ये था कि भारत एक हिंदू रियासत है। आज़ादी की पहली घड़ी में उन्होंने सेकुलरिज्म से नहीं बल्कि एक ख़ास मज़हब से नुमाइशी कुर्बत दिखा दी थी, क्योंकि इस घड़ी उन्होंने मुसलमानों या दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ ऐसी कोई रसूमात अदा नहीं की। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जब भारतीय आइन बना तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे मुकम्मल तौर पर सेकुलर ही रखा था। तो बहरहाल दोस्तों, ये मजहबी रसूमात अदा करने के बाद नेहरू ने अपनी उस तकरीर की तैयारी शुरू की जो उन्होंने आज़ादी के मौके पर करनी थी। तकरीर से पहले उन्हें एक फ़ोन कॉल आई जिसने उन्हें ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान कर दिया। इस फ़ोन कॉल में बताया गया था कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में फसादात हो रहे हैं और बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। नेहरू को इससे बहुत सदमा पहुंचा, क्योंकि उन्हें लाहौर से ख़ास मोहब्बत थी। वो लाहौर ही में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे और लाहौर में ही कांग्रेस के सेशन में अरकान ने हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों से मुकम्मल आज़ादी के लिए यानी पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड की थी। इस सेशन में एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसके तहत जनवरी 1930 के आखिरी इतवार को, लास्ट संडे को, हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन करार दिया गया था। ये इतवार 26 जनवरी को आया था, इसलिए आज भी भारत में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को दरिया रावी के किनारे तिरंगा यानी हिंदुस्तानी परचम भी लहराया था। आप जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान की करारदाद भी लाहौर ही में 1940 में मंजूर हुई थी। इस लिहाज से लाहौर की तारीखी अहमियत और भी बढ़ जाती है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के क़याम की करारदादें यहाँ इस शहर लाहौर में मंजूर की गई थीं। फसादात की खबर वाली फ़ोन कॉल से जवाहरलाल नेहरू काफ़ी रंजीदा थे। उस वक्त उनकी बेटी इंदिरा गांधी और दामाद फेरोज़ गांधी भी उनके साथ थे। नेहरू ने इंदिरा गांधी से कहा, मैं आज खिताब कैसे करूँगा, मैं खुशी का इजहार कैसे करूंगा जबकि मुझे इल्म होगा कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत शहर लाहौर जल रहा है। इस मौके पर उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने उनकी ढारस बंधाई, उन्हें हौसला दिया और तकरीर तैयार करने पर आमादा किया।
रात को नेहरू दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस गए। पार्लियामेंट हाउस का मरकजी हॉल कांग्रेस के नुमाइंदों से खचाखच भरा हुआ था। कांग्रेस की खातून लीडर सुचिता कृपलानी, जो कि बाद में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला भी बनी, वो भी पार्लियामेंट में मौजूद थी। उन्होंने इलामा इकबाल की मशहूर कौमी नज़्म तराना हिंदी गाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुली हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजार नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। ए आबे रौद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सुचिता कृपलानी ने ये तराना वहां गाया और इसके बाद उन्होंने ही भारत का मुतनाज़ गीत वंदे मातरम भी गाया। ये तराना अलामा इकबाल के तराने का बिल्कुल उलट था। अलामा इकबाल का तराना हिंदी अगर एक जुग्राफिये में रहने वाली एक कौम की नुमाइंदगी करता था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम एक जुग्राफिये में रहने वाले मज़ाहब में से सिर्फ एक मजहब की तारीफ और दूसरे की जिद में लिखा गया था। यह तराना हिंदू कौमप्रस्त बंकिम चंद्र चटर्जी के मशहूर नावल आनंद मठ में शामिल था। यह नावल बंगाली जुबान में 1882 में लिखा गया था। इसमें मीर जाफर के दौर यानी 18th सेंचुरी के बंगाल में हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ बगावत की मंजरकशी की गई थी। नावल में यह पैगाम दिया गया था कि वक्ती तौर पर तो हिंदुस्तान की हुकूमत अंग्रेज़ों को मिल रही है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हिंदू मजहब के मानने वाले हुक्मरानी के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत होगी और यहाँ से मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा। वंदे मातरम तराने को इस नावल में एक किरदार उस वक्त गाता था जब उसे अपने साथियों के जज्बात भड़काना होते थे। इस तराने के जरिए ये पैगाम दिया गया था कि हिंदू एक कौम है, हिंदुस्तान उनकी धरती माँ है और वो इसके बच्चे हैं। हिंदू कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि जब उनकी तलवारें एक होती हैं तो वो किसी भी दुश्मन पर, जो कि नावल की कहानी के मुताबिक मुसलमान थे, उन पर भारी पड़ सकते हैं। तो ये मुतनाज़ तराना भी भारतीय पार्लियामेंट में गाया गया और नेहरू ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। पंडितों के साथ मजहबी रसूमात की अदायगी के महज चंद घंटों के अंदर ये दूसरा अहम वाक़या था जिससे ये इशारा मिला कि भारत भले मुस्तकबिल में सेकुलर हो जाए, लेकिन इसकी एक मजहबी शिनाख्त गालिब रहेगी। एक टाइम बॉम्ब की तरह किसी भी वक्त सेकुलरिज्म की इमारत धड़ाम से गिर भी सकती है। आज भारत की कौम परस्त जमातें जैसा कि RSS और BJP भी अपनी हिंदवा पॉलिसी में इसी तराने को ज़्यादा अहमियत देती हैं। तो खैर दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली के पार्लियामेंट हॉल में ये दोनों तराने गाए गए, जिसके बाद रात 11:55 पर नेहरू डाइस पर तशरीफ लाए। वो आए तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नेहरू ने आज़ादी की तकरीर शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि अभी जब आधी रात है और दुनिया सो रही है तो इंडिया आज़ादी की सांस लेने जा रहा है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब जवाहरलाल नेहरू की तकरीर खत्म हुई और दीवार पर नस्ब घड़ियाल ने 12 बजाए, हाल में खोखली सीपी का साज गूंजने लगा। यह शंख था जिसे हिंदुस्तानी कदीम ज़मानों से ऐलान के लिए इस्तेमाल करते आए थे और मौसीकी के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता था। इस लम्हे हुकूमती नुमाइंदे बहुत जज्बाती थे, कुछ रो रहे थे और कुछ महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो के फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। पार्लियामेंट में आज़ादी की तकरीर मुकम्मल होने के बाद नेहरू वहां से निकले और बरतानवी बादशाह जॉर्ज 6 के नुमाइंदे लॉर्ड माउंटबेटन के घर यानी वायसराय हाउस जा पहुंचे। ये इमारत अब भारत का सदारती महल यानी राष्ट्रपति भवन कहलाती है। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ाद इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनने की रस्मी दावत दी। माउंटबेटन ने दावत कबूल कर ली। ये माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू दोनों के लिए खुशी का मौका था। माउंटबेटन ने इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पोर्ट वाइन की बोतल निकाली। उन्होंने अपना जाम बुलंद करके कहा, टू इंडिया, यानी मेरा जाम इंडिया के नाम। इसके जवाब में नेहरू ने अपना जाम बुलंद करके कहा, टू किंग जॉर्ज, यानी मेरा जाम किंग जॉर्ज 6 के नाम। हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली रात इसी भाग दौड़ में गुजर गई और 15 अगस्त का सूरज तुलू हुआ। दोस्तों, उस रोज़ पार्लियामेंट में अजीब मंजर था। लोग लाखों की तादाद में पार्लियामेंट की तरफ उमड़ आए थे। पार्लियामेंट का ग्राउंड तो खचाखच भरा हुआ ही था। छतों और दीवारों पर भी लोग चढ़े हुए थे। घुड़सवार पुलिस एहलकार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। पंडित नेहरू, जो खुद भी पार्लियामेंट की छत पर खड़े थे, लोगों से पुरसकून रहने की बार बार अपील कर रहे थे। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द सड़कों पर हजूम ही हजूम था।
इस हजूम में तरह तरह के खेल चल रहे थे। कहीं रीछ का तमाशा दिखाया जा रहा था, तमाशे वाला डुगडुगी बजा रहा था, बंदर नचाने वाले मदारी भी मौजूद थे, सपेरे बीन बजाकर सांपों को मदहोश कर रहे थे और कहीं पंघूड़े वाला बच्चों को झूले झुला रहा था। एक अंबोहे आदम था जिसे जहां तफरीही मंजर दिखाई देता वो उधर का रुख कर लेता। इसीलिए पुलिस लोगों को डिसिप्लिन में रखने की कोशिशें कर रही थी कि कहीं भगदड़ न मच जाए, कोई हंगामा ना हो जाए। पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर वायसराय हाउस में सुबह 8:30 बजे ही हिंदुस्तानी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया था। पंडित नेहरू अपने वजीरों के नामों वाली पर्ची घर भूल आए थे, यानी हर नाम और उसके ओहदे का फर्दन फर्दन तारुफ अब मुमकिन नहीं रहा था। चुनाचे हलफ बर्दारी की तकरीब इस पर्ची के बगैर ही अंजाम पाई। जाहिर है नामजद वजीरों को पहले से अपने ओहदों का तो इल्म था, इसलिए इसमें कोई बड़ा मसला नहीं था। हल्फ बर्दारी की तकरीब इमारत के मरकजी हॉल में मुनक्किद हुई, जहां 2 बड़ी कुर्सियां रखी हुई थी। पहले माउंटबेटन वायसराय की हैसियत से अपनी अहलिया के साथ उन कुर्सियों पर बैठा करते थे। अब वो गवर्नर जनरल और उनकी अहलिया मिसेस गवर्नर जनरल की हैसियत से उन कुर्सियों पर विराजमान हो गए। इसी कमरे में उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया और नेहरू से हिंदुस्तान के वजीर आजम का हलफ लिया। यूं भारत की नई हुकूमत बाकायदा तौर पर वजूद में आ गई। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद नई हुकूमत को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले वायसराय को 31 तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद प्रोटोकॉल में 10 तोपों की कमी कर दी गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब खत्म होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन अपनी शानदार बग्गी में घुड़सवार सिक्योरिटी दस्ते के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकल गए। बाहर मौजूद लातादाद लोगों ने बग्गी को देखकर खुशी से चीखना चलाना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिए। हजारों लोगों ने बग्गी को घेर लिया। जब माउंटबेटन और उनकी अहलिया नीचे उतरे तो हिंदुस्तानी शहरियों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उनके सामने रीछ और बंदर नचाए गए, सपेरों ने उन्हें अपना फन दिखाया, वो भी पंघूड़ों के पास खड़े बच्चों से हाथ मिलाते रहे। इस सारे मंजर से लॉर्ड माउंटबेटन यकीनन खुश हो रहे होंगे। दोस्तों, उधर भारत में यह हलफ बर्दारी और जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी 15 अगस्त को ही कायदे आजम ने भी गवर्नर जनरल का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने की तकरीब कराची के गवर्नमेंट हाउस में मुनक्किद हुई, जो अब गवर्नर सिंध की रहायशगाह है। यह तकरीब खुले आसमान तले मुनक्किद हुई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से हिंदुस्तान के सीनियर मोस्ट मुस्लिम जज सर मियां अब्दुल रशीद ने हल्फ लिया। वजीर आजम लियाकत अली खान और बाकी काबीना ने भी उसी वक्त हल्फ लिया। दूसरी तरफ सरहद पार दोस्तों, दिल्ली में जब हल्फ बर्दारी की तकरीब खत्म हुई तो बस एक काम बाकी था। वो ये कि नेहरू ने दिल्ली के मशहूर ज़माना इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क में भारतीय परचम यानी तिरंगा लहराना था। लेकिन ये काम तकरीब हलफ बर्दारी से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। वो इसलिए कि भारतीय लीडर्स का ख्याल था कि हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद पार्लियामेंट में जमा हुए अवाम मुंतशिर हो जाएंगे, इसलिए रश बहुत कम होगा। कुछ लीडर्स का अंदाज़ा था कि प्रिंसेस पार्क में 30,000 तक लोग आएंगे, लेकिन हुआ ये कि शाम 5 बजे जब परचम लहराने की तकरीब शुरू हुई तो पार्क में और इसके इर्द गिर्द अंदाजन 5 लाख लोगों का जम्मे गफीर आ गया। ये इतना बड़ा मजमा था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। कंधे से कंधा मिला हुआ था, दरमियान में गुजरने के लिए ज़रा भी जगह नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहुँचे तो वो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए। लोग चाहकर भी उनके लिए जगह नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि वो खुद बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को हर सूरत स्टेज पर पहुंचना था, क्योंकि उन्होंने परचम लहराना था। ऐसे में उन्होंने लोगों के कंधों पर पांव रखकर स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो हजूम में खड़े लोगों पर बाकायदा चढ़ गए और इर्द गिर्द के लोगों ने भी उन्हें हाथों से सहारा दिया और आगे बढ़ाते चले गए। यूं जवाहरलाल नेहरू लोगों की मदद से एक कंधे से दूसरे पर संभल कर पांव रखते हुए किसी न किसी तरह स्टेज पर पहुंच गए। नेहरू तो खैर दोस्तों अवामी लीडर थे, वो लोगों के कंधों पर सवार होकर आगे जाने की हिम्मत रखते थे, लेकिन ये हिम्मत लॉर्ड माउंटबेटन में नहीं थी। वो अपने रख रखाव की वजह से ऐसा नहीं कर सके। वो रश की वजह से अपनी बग्गी में ही बैठे रह गए। ना बग्गी आगे जा सकती थी और ना वो उतरकर स्टेज तक पहुंच सकते थे। उन्होंने वहीं से चीख कर नेहरू से कहा कि मैं यहीं रहूंगा, आप झंडा लहरा दें। स्टेज पर खड़े जवाहरलाल नेहरू ने उनकी आवाज़ से मतलब का अंदाज़ा लगा दिया और परचम बुलंद करना शुरू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने बग्गी में खड़े होकर ही झंडे को सलामी दी। जैसे ही झंडा बुलंद होना शुरू हुआ तो लोगों ने माउंटबेटन की जय हो, माउंटबेटन की जय हो, यानी माउंटबेटन जिंदाबाद, लॉर्ड माउंटबेटन जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। सदियों बाद ये शायद पहला मौका था कि हिंदुस्तानी अवाम दीवानावार किसी अंग्रेज के हक में नारे लगा रहे थे।
दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि नेहरू जो परचम लहरा रहे थे वो खद्दर से बना हुआ था और खद्दर अंग्रेजों की दुखती रग थी। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों की मसनूआत का बाइकआउट करने की मुहिम चलाई, जिसे स्वदेशी तहरीक कहा जाता है, उसमें उन्होंने खद्दर को फ़रोग़ दिया था। उन्होंने अवाम से कहा था कि वो अंग्रेजी लिबास पहनने के बजाय खद्दर से बना हुआ लिबास पहना करें। इस तहरीक में मुसलमानों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था और वो देव हैकल चरखे लेकर जुलूस निकाला करते थे। महात्मा गांधी खुद भी चरखे पर खद्दर से कपड़ा बुनकर पहना करते थे। इस तहरीक ने हिंदुस्तान में बरतानवी मसनूआत की फ़रोख्त को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यानी खद्दर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से नफरत की एक अलामत बन गया था। लेकिन 15 अगस्त को जब खद्दर से बना भारतीय परचम लहराया गया तो भारतीय अवाम एक अंग्रेज़ की जय जयकार कर रही थी। दोस्तों, ये तारीख का एक सितम ही था कि बरतानवी मलका विक्टोरिया लॉर्ड माउंटबेटन की परनानी थी। अब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को मलका विक्टोरिया के दौर में 1858 में बाज़ाब्ता तौर पर ग़ुलाम बनाया गया था, यानी ताजे बरतानिया का हिस्सा बना लिया गया था। इससे पहले हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, जिसे कंपनी सरकार कहा जाता था। ताहम 1857 की जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों की शिकस्त के बाद हिंदुस्तान को ताजे बरतानिया के कंट्रोल में ले लिया गया था। अब उसी मलका के परनवासे ग्रेट ग्रैंडसन हिंदुस्तान को उसकी आज़ादी लौटा रहे थे, उसी के नवासे जिसकी परनानी ने ये आज़ादी छीनी थी। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी भारत में जय जयकार हुई। इसी जय जयकार की वजह से अगले दिन यानी 16 अगस्त को माउंटबेटन के प्रेस अताशी एलन कैम्पबेल जॉनसन ने अपने एक साथी से तारीखी अल्फाज कहे। उन्होंने कहा, आखिर 200 साल बाद बरतानिया ने हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर ही ली। उनका मतलब यह था कि बरतानिया ने आखिरकार हिंदुस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तानियों के दिल तो जीत लिए, लेकिन अपने हम वतनों के दिल वो हार गए, बल्कि उनमें से एक तबके ने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। लॉर्ड माउंटबेटन शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और बरतानिया के साथ नॉर्थ आयरलैंड में, शुमाली आयरलैंड में आज़ादी की तहरीक चल रही थी, जिसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी लीड कर रही थी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने लॉर्ड माउंटबेटन को अपने निशाने पर रख लिया। 1979 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने एक बम धमाके में लॉर्ड माउंटबेटन को हलाक कर दिया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के चंद घंटों की कहानी आपने देखी। आप इसे देखने के बाद क्या समझते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को आइन बनने तक पाकिस्तान का गवर्नर जनरल ना बनाने का फैसला दुरुस्त था या गलत? आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप अफगानिस्तान की ज़बरदस्त सनसनीखेज़ तारीख में दिलचस्पी रखते हैं और अहमद शाह अब्दाली के सिखों और मरहट्टों से मुकाबलों की दास्तान जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ जानिए कि तालिबान ने अमेरिका को कैसे शिकस्त दी और यहाँ टच करके जानिए रूस आखिर कितना ताकतवर है।